तीन मांत्रिक पार्ट 15 बी। थोड़ी देर शांत रहकर उसने फिर कहा, दरवाजे को छूते ही मुझे किसी षड्यंत्र का संदेह हुआ था, इसलिए मैं तेजी से पीछे की ओर लौट पड़ा था। वास्तव में हमें दरवाजे को ताकत लगाकर धकेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। पीछे रखी हुई बारूद में किवाड़ों की टक्कर से ही यह विस्फोट हुआ। हसन गोरी अब भी चोट के कारण दर्द का अनुभव कर रहा था और ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने अपनी पोशाक से रेत झाड़ते हुए कहा, यह चाल दुष्ट भैरव डाकू की है। हमारे सैनिकों और डाकुओं में युद्ध किले के भीतर ही हुआ है। हमारे सैनिकों को मारने के बाद वह दुष्ट बड़ी चालाकी से हम सबका खत्म करने का उपाय भी कर गया। अब हमें बचे हुए सैनिकों के साथ सबसे पहले डाकू भैरवनाथ की खोज करनी चाहिए और चाहे जैसा भी हो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद हसन गौरी और पिंगल ने दोनों मिलकर घायल और मृत सिपाहियों को जाकर देखा। कुछ सैनिकों को घायलों की मरहम पट्टी के लिए लगा दिया गया तथा बचे हुए सिपाहियों के साथ सावधानी से वे दोनों किले के अंदर घुसे। अंदर का दृश्य बड़ा भयावान था। जहाँ तहाँ लाशें बिखरी थी, कहीं खून से लथपथ पोशाकें थी तो कहीं युद्ध के सामान तथा हथियार आदि पड़े थे। वहाँ की इमारतों में आग लग दी गई थी, इसलिए किले का भीतर भाग खंडहर जैसा लग रहा था। आश्चर्य है, हमारे सभी सैनिक मारे गए। समझ में नहीं आता यह सब कैसे हुआ होगा। डाकू आखिर सबके सब अंदर कैसे आ गए? लगता है किले के बाहर किसी ने विरोध नहीं किया हो न हो हमारे आदमियों में से किसी ने उसकी मदद की होगी, नहीं तो हमारे इतने सैनिकों को गाजर मूल की तरह काट देना मामूली बात नहीं थी। हसन ने शंका प्रकट की। हो सकता है, पिंगल ने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर दोनों चुपचाप रहकर किले के अंदर का सर्वनाश देखते रहे। पिंगल ने सुझाव देते हुए पुनः कहा, हमें अब एक क्षण भी अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही डाकुओं का पता लगाना चाहिए। लेकिन क्या रेगिस्तान के इतने बड़े विस्तार में उनका पता लगाना संभव होगा? क्यों नहीं? इतना कहकर हसन गोरी ने तुरंत कुछ सैनिकों को कुछ समझाकर किले के बाहर भेज दिया। वे कई दिशाओं में बांटकर कुछ दूर तक गए और शीघ्र ही वापस आ गए। उन सैनिकों से बातचीत करने के बाद हसन गोरी ने पिंगल से कहा, ऊंट के पैरों के ताजे निशानों से यही अनुमान लगता है कि भैरव डाकू का दल यहाँ से लगभग 2-3 कोस पर सामने की पहाड़ियों में जाकर छिप गया होगा और इस विजय की खुशी में रंगरलियां मनाकर नशे में धुत हो सो रहा होगा। पिंगल को रेगिस्तान के रहस्यों के बारे में कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए हसन गोरी की हर बात में वह हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने इस अनुमान को सच मानते हुए सुझाव दिया, यदि यह सच है तो हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर उन पर अचानक धावा बोल देना चाहिए। उन्हें हमारे आने का ज़रा भी एहसास न होगा। ऐसी हालत में उन पर काबू पाना मुश्किल न होगा। पिंगल की सलाह मानकर हसन गोरी ने सभी सैनिकों को तत्काल उन पहाड़ियों की ओर जाने का आदेश दिया। पीछे पीछे अपने अपने ऊंट पर पिंगल और हसन गोरी चलने लगे। 1 घंटे के बाद वे लोग उन पहाड़ियों के पास पहुंच गए जिस मार्ग से वे आ रहे थे। वह दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच की घाटी में जा रहा था। पिंगल ने रुककर पहाड़ियों पर एक गहरी नज़र डाली, फिर हसन से कहा, अब हमें घाटी में सीधे आने की बजाय दोनों पहाड़ियों पर बांट जाना चाहिए। हमें अपने ऊँटों को यही छोड़कर पैदल ही बड़ी होशियारी से उन्हें पहाड़ी कंधारों में ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हसन गोरी ने पिंगल की बात मान ली। वे दोनों आधे आधे सिपाहियों को लेकर 2 दिशाओं में बांट गए। हसन गोरी और पिंगल भैरव डाकू को ढूंढते ढूंढते ऊंची चट्टानों तक आ गए। फिर भी डाकुओं का कुछ तहपता न चला। अचानक पिंगल को जहाँ वह खड़ा था उसके नीचे की ओर कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। उसने अपने सैनिकों को सावधान कर दिया
तथा एक ऊंची शिला की ओट में छिपकर नीचे की ओर नज़र दौड़ाई। वहाँ से कुछ दूरी पर नीचे एक समतल क्षेत्र कुछ चट्टानों और वृक्षों से घिरा हुआ था। वहाँ कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग नाच गा रहे थे। उनके पहनावों से पिंगल को लगा कि वे रेगिस्तानी डाकू हैं। जब उसे विश्वास हो गया कि यही भैरव डाकू का दल है, तब उसने हसन गोरी के आदेशानुसार उसे सावधान करने के लिए तुरही बजा दी। तुरही की आवाज़ होते ही डाकुओं का नाच गाना बंद हो गया। डाकू सावधान हो गए हैं, इसलिए विलंब करना खतरे से खाली नहीं है। यह सोचकर पिंगल ने एक बड़ी शिला उनकी ओर लुढ़का दी। फिर अपने सैनिकों को उसी तरह बढ़ने का आदेश दिया। अभी वह शिला उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि सन्न करता हुआ एक तीर उनके कानों के पास से गुजर गया। पिंगल चट्टान के पीछे छिपा था, इसलिए बच गया। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि डाकुओं का दल बाले व तीरों के साथ उसकी ओर ऊपर तेजी के साथ बढ़ा चला आ रहा है। वह यह देखकर थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन तभी पहाड़ी के दूसरी ओर से डाकुओं की ओर अनगिनत पत्थर लुढ़क कर आने लगे। पिंगल यह देखकर बहुत खुश हुआ कि हसन को संकेत मिल गया है। उन पत्थरों के पीछे पीछे हसन के सैनिक भी डाकुओं पर टूट पड़े। दोनों ओर से सैनिकों को आते देखकर डाकू इधर उधर भागने लगे। जो डाकू सामने पड़ गए, उन्हें हसन के सैनिकों ने बालों से भोंककर मार दिया। सूरज रेगिस्तानी टीलों के पीछे छिप चुका था। घाटी धुंधली होने लगी थी। पिंगल डाकुओं का पीछा करते करते घाटी के निचले हिस्से में उतर गया था। वहाँ पर कई बड़ी बड़ी शिलाओं के एक साथ मिलने से कई गुफाएं सी बन गई थी। उन गुफाओं में गहरा अंधेरा था। भैरव डाकू की खोज में जैसे ही पिंगल उन गुफाओं की ओर बढ़ा कि पहाड़ी के ऊपर से हसन की आवाज़ सुनाई पड़ी, पिंगल आगे न बढ़ो, अंधकार गहरा होता जा रहा है। अंधेरे में उनका पीछा करना खतरे से खाली नहीं है। आज रात यही पड़ाव डालेंगे, कल सुबह उन्हें ढूंढकर उनका सफाया कर देंगे। हसन यह कहता हुआ उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। पिंगल हसन की बात मानकर वही एक शिला पर बैठ गया। तभी जानी पहचानी आवाज़ में यह सुनकर पिंगल चौंक पड़ा। कौन है यह पिंगल? क्या यह वही पिंगल है, अवंती नगर का मछुआरा? यह तो पद्मपाद की आवाज़ है। आश्चर्य से उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। एक ओर से एक विशाल शिला की ओट से निकलकर एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ पिंगल की ओर आ रहा था। कहानी और है।